दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी विद आशु में। आज का हमारा टॉपिक यूजीसी नेट पीवाईक्यू से संबंधित है और यह हमारा दूसरा वीडियो है और हर एक वीडियो में मैंने 10 पीवाईक्यू को कवर करवाया है और आगे भी करवाएंगे। साथ ही साथ आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम, अलग-अलग स्टेट में सेट का एग्ज़ाम जैसे बेट, जेट वगैरह में काम देगा। इसके अलावा वे तमाम एग्ज़ाम जहां राजनीतिक विज्ञान विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां भी पूछे जाने की पर्याप्त संभावना है, इसलिए हमारे साथ बने रहे। तो हमारा आज का 10 प्रश्न है और यह पूरा का पूरा पीवाईक्यू पे बेस है और ऐसे ही प्रश्न जनरली पूछ लिए जाते हैं। बहुत बार रिपीटेशन देखा गया है, पिछले बार भी रिपीटेशन देखा गया है, तो बिना देर किए हम 10 प्रश्न को और बहुत कम समय में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे बीच कि हॉब्स के अनुसार लेवियाथन क्या है। जैसे आपको पता होगा कि हॉब्स ने लेवियाथन की कल्पना की थी कि एक समुद्री राक्षस या एक सर्वसत्ताधारी होगा जो कि सभी लोगों पर अपना कमांड करेगा या सभी लोगों को अपने कंट्रोल में रखेगा ताकि राज्य में व्यवस्था बनाई जा सके और प्राकृतिक अवस्था के निकलने के बाद ही ऐसा होगा। तो लेवियाथन क्या है कि लोगों के द्वारा बनाया गया एक संप्रभु सत्ताधारी है जो कि लोगों को उसकी जरूरतों और लोगों को अपनी जीवन की रक्षा के लिए मदद करेगा। यानी इसका मुख्य कार्य क्या है? लोगों की जीवन की रक्षा करना। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कि एक समुद्री राक्षस है जो कि निरंकुश शासक का प्रतीक है और इसके प्रति कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता, यानी सर्वसत्ता मान्य है, एब्सोल्यूट राइट दिया गया है इसको, और जो लेवियाथन कह दिया वही सबसे ऊपर होगा। इसके अलावा अगर हमने एक्सेप्ट किया है उसको, हमने अपने कुछ शक्ति को लेवियाथन को दिया है या सर्वसत्तामान को दिया है, तो इस कंडीशन में हमें उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। तो अगला प्रश्न 12वां हमारे बीच रहा कि अरस्तु को किस विषय का जनक माना जाता है। ऐसे तो अरस्तु को बहुत सारे विषयों का जनक माना जाता है, लेकिन अभी हम राजनीतिक विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। हालांकि इनको बायोलॉजी का भी जनक, जीव विज्ञान का भी जनक माना जाता है, लेकिन अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। और आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न हमारे बीच है ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक या किसका लेख है। जनरली ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा। और अलग अलग जैसे थॉमस हॉब्स से पूछ लिया जाएगा किसका बुक है, जॉन लॉक से पूछ लिया जाएगा, जेएस मिल ऑन लिबर्टी, कार्ल मार्क्स के पूछ लिया जाएगा दास कैपिटल। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक की पुस्तक है और तमाम तरह की पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो इसे थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है। 14वां प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन किया। यानी जो जयप्रकाश नारायण थे एक समाजवादी नेता था जो कि अंतिम में आपके विनोबा भावे के कार्यक्रम यानी भूमिदान में जुड़ गए और यहाँ से उन्होंने और भी भूमिदान, अन्नदान, ऐसे तमाम प्रोग्रामों को और ऐसे तमाम प्रयोगों को लागू किया। और यहाँ पूछने का तात्पर्य है कि जयप्रकाश नारायण ने किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन किया। तो दल विहीन यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ पे किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं हो, व्यक्ति डायरेक्ट अपने लोकतंत्र या अपने सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पार्टी का बात नहीं किया गया है। 15वां प्रश्न हमारे बीच रहा गांधी जी से संबंधित। गांधी जी ने सत्याग्रह का मुख्य आधार क्या था। गांधी जी ने जो सत्याग्रह की बात की उसका मेन आधार क्या था। तो उसमें क्या कहते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं कि यहाँ सत्य और अहिंसा सत्याग्रह में होता है। हिंसा का विरोध करते थे, कूटनीति की बात नहीं, सैन्य शक्ति की बात नहीं करते थे। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या है कि सत्य और अहिंसा की बात करते थे सत्याग्रह के माध्यम से। 16वां प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि इससे पहले अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सिर्फ 2 दिन के लिए बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक बने और 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया था। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे एकीकृत भारत को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी करके भी इनका एक मूर्ति का अनावरण किया गया है और 182 फीट मूर्ति बनाई गई है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे बीच 17वां प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। आखिर कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। तो यह अनुच्छेद 352।
अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है, अनुच्छेद 370 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और 360 में वृत्तीय आपात की बात की गई है। तो तीनों अनुच्छेद को हम लोग याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 352 है, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है जो अभी वेस्ट बंगाल में लगने का कंडीशन बना हुआ है, और 360 जो है यह द्वितीय आपातकाल से संबंधित है जो आज तक कहीं भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 370 क्या था, तो यह जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान था, तो इसके कुछ पार्ट को यानी को हटा दिया गया है। तो चारों के चारों अनुच्छेद ये रहा। 18वां प्रश्न हमारे बीच रहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। ऐसे तो 64वें संविधान संशोधन राजीव गांधी के द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल रहा। लेकिन फाइनली इसको सफलता 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में मिली। ठीक है, तो फाइनली इसको सफलता कब मिली संवैधानिक दर्जा देने में पंचायती राज को, तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में, और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र है। यह गांधीवादी विचारधारा पे है। 42वां संविधान संशोधन क्या है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करता है। चारों का चारों कंप्लीट। 19वां प्रश्न हमारे बीच, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यानी राज्यसभा का जो पदेन सभापति वह कौन होता है, तो यह उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति के साथ साथ वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के बारे में आप जान ही रहे हैं। अगला अंतिम प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यानी भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करते हैं, और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार इसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसमें कौन होगा, राष्ट्रपति करते हैं। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। और यही हमारा आज का 10 प्रश्न रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रश्न लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी, बेट जेट जितने भी एग्जाम की तैयारी करें, आप लोग के लिए निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पीवाईक्यू से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।